दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार हुती लड़ाके इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत बड़े घटनाक्रम को और हमलों को अंजाम दिया। एक दिन पहले ही एक शिप पर हमला किया था जो समंदर में डूब गया। अब लाल सागर में एक और बड़े शिप पर हमला किया गया। जी हां, 24 घंटे में दो बड़े शिप हुती लड़ाकों की चपेट में आए और उन्होंने हमला करके उसे डुबो दिया। तो खबर यह आई है कि एक बार फिर 11 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं। हश्र कैसा हुआ, तस्वीरें दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर, गजा के अंदर इजरायली सैनिक क्या कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन इन सब के बीच हमास की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें इजराइल की पूरी बटालियन ही खत्म हो गई, जिसने इजराइल में मातमी हालात पैदा कर दिए। हर कोई सबक रहा है, इजराइल में मातम जैसे हालात है। तो वहीं दिखाऊंगा अब जो देश कल तक इजराइल को गोदी में लिया फिरते थे, अब वही खुलकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है फिलहाल मिडिल ईस्ट में। सबसे पहले बड़ी खबर, यमन की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। एक दो नहीं, 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इस वक्त का बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया गया है यमन की तरफ से, हुती लड़ाकों की तरफ से 11 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। यानी कुल मिलाकर 12 जगहों पर हमला हुआ। और यह हमला कितना बड़ा, अंदाजा लगाइए। 4 बड़े क्षेत्र, जो 4 बड़े प्रतिष्ठान है, वो इसकी चपेट में आए, पूरा टारगेट करके किया है। पहला देखिए, एलओडी एयरपोर्ट, यानी बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाद यमन की नजर सिर्फ एलओडी एयरपोर्ट पर है। वो बेन गुरियन को तो बंद करवा ही दिया उसने हमला करके। अब एलओडी एयरपोर्ट पर लगातार ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। अब देखिए अशदोद पोर्ट, अशदोद में क्या हुआ, इस पर भी एक हमला हुआ है। इससे पहले आपको अशदोद पोर्ट से पहले आपको पता होगा, हाइफा में जो पोर्ट था उसे बर्बाद कर दिया था ईरान ने। अब यमन नए सिरे से हमला कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाद पहले एलओडी एयरपोर्ट और अशदोद पोर्ट को बना दिया, बंदरगाह यहां उड़ा दिया, एशकलन पावर स्टेशन उड़ा दिया, पोर्ट ऑफ अल राशराह ये भी इसमें बुरी तरह से बर्बाद हुआ। ये खबर निकल कर आई। अब आइए धूं कर जलता हुआ पहले शिप देखिए। हालात आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे तो मैं आज आपको बता दूं। तकरीबन 8 महीने से लाल सागर में ऐसी तो नहीं थी विपत्ति, शांति थी, क्योंकि उससे पहले ये हालात देखे जा रहे थे कि इजराइल के एक शिप पर पहले हमला हुआ था तो उसे कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 2 शिप डुबो दिए थे और इजराइल को समर्थन करने वाले देशों के शिप पर भी लगातार हुती लड़ाके हमला कर रहे थे। इनका जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन भी एक बार ज्वाइंट ऑपरेशन करने गए थे लाल सागर में, लेकिन हुती लड़ाकों ने उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन उसके बाद शांति हो गई थी थोड़ी सी। अब ऐसे कोई हर एक शिप पर हमला नहीं हो रहा था, लेकिन कल से जो हमला शुरू हुआ है उसकी चपेट में एक और शिप आ गया है। कल एक था शिप, उस पर हमला हुआ था, अभी दूसरा शिप है, इस पर एक हमला हुआ है। इसमें बताया शिप वाज अटैक्ड बाय ए ड्रोन नियर होदियत यमन, रिजल्टिंग 1 पर्सन बीइंग इंजर्ड ऑन बोर्ड। बताया गया कि यमन के होदियत के पास एक ड्रोन अटैक हुआ इस शिप पर, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। ये 24 घंटे में दूसरा ऐसा शिप है जो हुती लड़ाकों की चपेट में आया है, यानी उन्होंने इस पर हमला किया है। इसकी पुष्टि करते हुए हमने ये भी देखा, देखिए करंट रिपोर्ट की ये खबर है। वाकई हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये दूसरा शिप है या नहीं। वाकई ये दूसरा शिप है। यमन के हुती लड़ाकों ने इस पर हमला किया रेड सी में। इसमें दावा किया गया है इसमें कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे गए। इसमें देखिए पूरा जो लिखा हुआ है अल-हुदैयत यमन, ये पूरा रेड वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें लाल सागर के बीचों बीच यहीं पर उस पर हमला हुआ है। ये यूकेएमटीओ है, यूके मैरीटाइम्स ने थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स उसे मिली है, जिसमें से अल-हुदैयत यमन में हमला हुआ है। एक इस पर बताया गया काफ़ी एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इसमें आग लग गई। अभी ये डूबा है, क्या है इसकी जानकारी भी पूरी तरह से नहीं मिली है। जैसी जानकारी आएगी वो भी आपका अपना चैनल आप तक पहुंचाएगा। अब आइए एक और बड़ी खबर जो इजराइल के लिए एक और झटके से कम नहीं है। पहला झटका मैंने दिखा दिया, यमन की तरफ से इजराइल पर हमला, 11 बैलिस्टिक मिसाइल, एक ड्रोन से हमला। दूसरा एक और शिप डुबो दिया। तीसरी बड़ी खबर देखिए, तीसरी बड़ी खबर क्या है, एटलीस्ट 6 इजरायली ट्रूप्स वर किल्ड एंड सेवरल अदर इंजर्ड इन ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन गजा। गजा में, नॉर्दर्न गजा में बेटहनन इलाका है, वहां से गुजर रहा था पूरा का पूरा इजरायली ट्रूप। क्या क्या था उसमें, मरकावा टैंक थे, उसमें एक जीप थी, और उसी के साथ साथ ये D9 बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, वेस्ट बैंक में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। गजा में जो इमारतें रह गई हैं ना, चाहते हैं कि सीज फायर हो तब तक उस इमारतों को तोड़ दें, तो उसका इस्तेमाल बहुत तेज रफ्तार से हुआ है। बम धमाकों से नहीं तोड़ रहे, जबरदस्ती बुलडोजर से भी तोड़ रहे, तो उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तीनों को लेकर जा रहे थे। नीचे माइन बिछी हुई थी जो हमास के लड़ाकों ने बिछा रखी थी, उसके ऊपर से जैसे ही ये गुजरे वैसे ही ब्लास्ट हुआ और इनके 6 इजरायली ट्रूप्स खत्म। यानी कुल मिलाकर एक बटालियन इनकी खत्म हो गई, इस तरह का दावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ सैनिक नहीं मारे गए, दावा है कि इन 6 इजरायली ट्रूप्स में बड़े बड़े ऑफिसर थे वो मारे गए,
3 जो है सैनिक लापता हैं, हो सकता है उसमें कोई ऑफिसर भी हो, कई घायल हैं, अफरा तफरी का आलम है, सब दिखाने जा रहा हूं। माना जा रहा है 7 अक्टूबर 2023, तारीख याद रखिएगा और साल भी 7 अक्टूबर 2023, जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था और इजराइल ने जब गजा में हमला करना शुरू किया अमेरिका के सहयोग से, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा झटका गजा के अंदर इजराइल के लिए बताया जा रहा है। अब आइए अगली खबर। इसमें देखिए बताया गया पूरा, ये मेजर इंसिडेंट हुआ है, कई लोग मारे गए, कई सैनिक मारे गए, इजराइल के 26 सैनिक मारे गए, कई घायल हुए हैं। ये बेट एनन इलाका है गजा का, वहां हुआ। दावा किया गया कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। जो घायल लोग हैं उन्हें निकालकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जा रहा है। 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स है जहां पर इनको ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। बताया गया हाई रैंकिंग ऑफिसर भी इसमें मारे गए। इस हमले में जो हमास की तरफ से एम्बुश किया गया, इसमें हाई रैंकिंग ऑफिसर मारे गए, यानी केवल सैनिक नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आए। दावा किया गया है 3 सोल्जर्स इसमें मिसिंग हैं। डर उनके अपहरण का सता रहा है, कहीं वो किडनैप तो नहीं कर लिए, क्योंकि हमास के पास पहले से इजरायली है और जो इजरायली इस समय हमास के कब्जे में है, उनको लेकर इजराइल की जनता वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज चल रही है। जो काम सीज फायर से शांति से निपट सकता है आप उसे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे परिवार वालों की जान को खतरा है। ये तमाम चीजें हो रही है। अब अगर 3 और सैनिक हमास के कब्जे में चले जाते तो सोचिए सीज फायर को लेकर जो अपनी शर्तें लागू करने जा रहा था इजराइल का, वो पूरी हो पाएंगी। आगे देखिए, इसमें अलग अलग तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने की कोशिश हो रही है। सोचिए इजराइल की जो चैनल है या फिर इजराइल की जो सरकार है, वो अपने देश की जनता के साथ कितना है, अपने ही देश के सैनिकों की संख्या को कम बताकर और छोटा मोटा घटनाक्रम इसे बता रही है नहीं 5 मारे गए, जबकि यह है कि 26 इसमें इजरायली सैनिक मारे गए। देखिए इसमें भी दावा किया गया है। डेली ईरान मिलिट्री ने भी कहा कि हाँ, डेली चूंकि ईरान से रिलेटेड है इसलिए उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी भाई जो इनके हैं गजा में, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एम्बुश किया। ये बेट एनन इलाके में हुआ। इसमें मरकबा टैंक, D9 बुलडोजर और मिलिट्री जीप उड़ा दी, जिसमें 20 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। यहाँ पर एक खबर और है डेली ईरान न्यूज़ की, उसने बताया IDF फिलहाल ढूंढ रही है 3 मिसिंग सोल्जर्स को। ये बता रही है कि इजराइल के 3 सोल्जर्स, 3 सिपाही गायब हो गए हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। इनकी खोज पड़ताल जांच वाच चल रही है, लेकिन डर भी लग रहा है कि कोई और भी कहीं माइन ना बिछाओ, इसलिए और डरे हुए हैं इजराइल के सैनिक। अब आइए खबर निकल कर आई, ईरान का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसने एक रिपोर्ट दी है, खुफिया रिपोर्ट। खुफिया रिपोर्ट ये समझ लीजिए आपके अपने चैनल की एक रिपोर्ट पर मोहर लगाती है। दरअसल इनका कहना है कि नेतन्याहू एक बड़ा हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं ट्रंप के सहयोग से, और ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि बहुत भारी हमला होने जा रहा होगा और इसका जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। लेकिन इन सब के बीच आपको याद करिए, मैंने बताया था कि सीज फायर को लेकर जो सीज फायर हुआ है अभी जो ईरान और इजराइल के बीच, ये सीज फायर अस्थायी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरह से चोट इजराइल को और जिस तरह से चोट अमेरिका को ईरान ने पहुंचाई अपने दम पर, किसी और देश के साथ है लेकिन नहीं, किसी की मदद नहीं ली, तो वैसा ही हमला उससे भारी हमला ईरान पर किया जाए और अगर ईरान फिर पलटवार करे तो उसे लड़ने की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। ये सीज फायर इसलिए किया गया, अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए एक रिपोर्ट आई है, यानी कि बड़ा हमला ईरान पर होगा। ये ईरान की खुद की खुफिया एजेंसीज कह रही हैं। अब आइए, सल्तनत ऑफ ओमान है, उन्होंने यमन के लोगों की बहुत तारीफ की है, हुती लड़ाकों की, यमन की आर्मी की, कि गजा के लिए वो लड़ रहे हैं इजराइल से। शिप पर हमले से लेकर इजराइल के अंदर जो हमला किया जा रहा है उसको लेकर शाबाशी दी है। ओमान ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। अब देखिए, ये है बर्नी सैंडर्स नाम है, ये वैसे आलोचक रहे हैं ट्रंप सरकार के, लेकिन इस बार इन्होंने जो बात कही इसे सुनना और समझना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री हैं, उन दोनों को कह दिया कि आप युद्ध अपराधी हैं, जो आप गजा के अंदर कर रहे हैं वो युद्ध अपराध है। ठीक है, अब वो युद्ध अपराधी है। जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका गए, व्हाइट हाउस में जाकर मुलाकात करने गए डोनाल्ड ट्रंप से, तो इसके लेकर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से युद्ध अपराधी घोषित है, उसका व्हाइट हाउस में स्वागत हो रहा है, जिस पर नरसंहार का आरोप है, उसका व्हाइट हाउस में स्वागत हो रहा है। ये वाकई बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इन्होंने लताड़ लगाई है ट्रंप को। वहीं तुर्की ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। और जाते जाते एक खबर और दिखा देता हूं सीरिया को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत संजीदा नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि नेतन्याहू सरकार के बार बार गिड़गिड़ाने पर हमने सीरिया से सारे प्रतिबंध हटा दिए, उस सीरिया से जहां पर HTS का राज है, जहां पर अल जुलानी सबसे मुखिया बने हुए हैं सीरिया के। कौन अल जुलानी? आतंकवादी अमेरिका की नज़र में थे। HTS आतंकवादी संगठन अमेरिका की नज़र में था, लेकिन जब से वो अमेरिका का हुक्म बजाने लगे, ना वो आतंकवादी रहे ना वो आतंकवादी संगठन रहा। अब तो प्रतिबंध भी हट रहा है।